हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पे पोस्ट कर दिए, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। किसी भी कंपटीशन रिलेटेड बुक्स आपको चाहिए, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पर, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, आज जो एग्जाम हुआ है, संस्कृत का एग्जाम था, कल उर्दू का एग्जाम था, और इनका एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें से हमें मालूम पड़ेगा कि बाल विकास का स्तर क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज का स्तर क्या है, सेकंड लैंग्वेज का स्तर क्या है। और मेरा यही मानना है कि यदि हम ये समझ पाए कि किस स्तर के आ रहे हैं और कैसे हम तैयारी करें, तो जो बचे हुए दिन हैं, चाहे हमारे पास 3 दिन बचे हों, 10 दिन बचे हों, 5 दिन बचे हों, उनमें हम बेहतर वो चीज पढ़ सकें जो कि फाइनली आ रही है, जिस स्तर के एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो मेरा कल से लेकर आज तक यही रहा कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहूं जो एग्जाम देकर निकल रहे हैं, जो संस्कृत के एग्जाम दे रहे हैं, जो उर्दू के एग्जाम दे रहे हैं। उनसे हमें मालूम पड़ेगा कि बाल विकास का स्तर क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज का स्तर क्या है, सेकंड लैंग्वेज का, और हमें क्या पढ़ना है। तो खास तौर से अभी जो दिक्कत आ रही है सभी को, वो आ रही है बाल विकास को लेकर, क्योंकि बाल विकास एक तो विस्तार बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये है कि इसमें जो सिचुएशन बेसिस आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें लोगों को खासी दिक्कत आ रही है। तो ये कैसे दूर की जाए बाल विकास, क्योंकि बाल विकास 30 नंबर का है, और फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज जो है वो सरल आ रही है। हमेशा यही सुनने में आ रहा है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो उसका जो स्तर है वो 10th क्लास तक का है, दूसरा उसमें अनसीन आ रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो पद और गद्य आ रहे हैं, तो वो संख्या में उनकी ज्यादा है, तो उसी में से देखकर आपको आंसर देना है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो 30 नंबर की हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें से बहुत से लोग 30 नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि गद्य और पद में से वो आपके रिप्लाई कर रहे हैं, तो उनके वो पूरे सही निकल रहे हैं। जो ग्रामर है वो भी बहुत साधारण आ रही है। तो जो साधारण लेवल की ग्रामर है वो सभी को, चाहे हम व्याकरण की बात करें हिंदी की या इंग्लिश की ग्रामर की या उर्दू की बात करें, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज ले रखी है उनके उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत आ रही है। मेन सब्जेक्ट में क्या है, थोड़ा आप जैसे जानते हैं कि 12वीं तक का लेवल, उसका कठिन स्तर है वो 12वीं तक रखा गया है। जो 60 नंबर का है उसमें अच्छी खासी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लोगों को। तो 60 नंबर में से आप बेहतर कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसे अच्छे से पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसका एक लेवल भी बड़ा है। यहाँ तो हम फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो वो 10th क्लास तक सीमित है, लेकिन इसका लेवल इंटर तक है। तो इसमें क्या है कि कठिनता थोड़ी आ रही है लोगों को। तो सबसे पहले आपको तैयारी कैसी करनी है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने मेन सब्जेक्ट पे जो 60 नंबर का है, क्योंकि उसमें घुमा के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ी डीपली भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा स्तर बढ़ा दिए गए। हम बात करें उर्दू की, तो कल उर्दू में ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो बहुत अच्छा स्कोर करके आए, और आज बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत का थोड़ा टफ गया है आज, और बहुत कम लोग हैं जो 110 115 तक पहुंचे हैं। नहीं तो अमूमन ये है कि जितनी भी मेरी बात हुई है, किसी के 98 आए हैं, किसी के 100 नंबर आए, ऐसे नंबर आपके संस्कृत में आए। कारण मैं आपको इसका बता देता हूं कि उर्दू में इतने हाई कैसे लाए नंबर और संस्कृत में उस हिसाब से क्यों नहीं ला पाए। इसका एक सीधा कारण है। आपने देखा होगा कि आपका जो इंग्लिश होता है, बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं, इंग्लिश मीडियम में उनकी पूरी पढ़ाई होती है, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम होता है, तो हिंदी मीडियम में आपके विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान जो भी हो, वो हिंदी मीडियम। उर्दू मीडियम भी होता है, जहाँ पर बच्चे सिर्फ उर्दू में पढ़ते हैं, तो उनका जो पूरा माध्यम होता है वो उर्दू में होता है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, हमारी प्राचीन लैंग्वेज है, कि जिसमें कोई मीडियम नहीं होता है। यानी आपको कोई भी स्टूडेंट है वो संस्कृत मीडियम से नहीं मिलेंगे कि उनके जो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वो भी संस्कृत में आ रहा है, सामाजिक विज्ञान भी संस्कृत में आ रहा है। तो क्योंकि संस्कृत का कोई मीडियम नहीं होता, संस्कृत एक लैंग्वेज है, और थोड़ी संस्कृत कठिन लैंग्वेज है, ये तो आप सभी जानते हैं। उर्दू हो या हमारी हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये भी कठिन है, लेकिन ये सरल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये मीडियम में आ जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश मीडियम के मिल जाएंगे, उर्दू मीडियम के मिल जाएंगे। तो वहां पर क्या है कि जिस चीज में आप सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज में आप थोड़े अच्छे पारंगत हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत यदि आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो अलग से ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये हुआ कि संस्कृत का थोड़ा टफ चला गया, क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज के रूप में, वो मीडियम के रूप में नहीं है कि उसमें उसके माध्यम से किसी ने विज्ञान पढ़ा हो या सामाजिक विज्ञान पढ़े हो। तो इसलिए ये थोड़ा टफ चला गया। उसकी अपेक्षा यदि आप देखोगे, जिन्होंने हिंदी मीडियम, जो हिंदी लैंग्वेज से देंगे, अभी आपके 7 तारीख से होंगे, 7 मार्च से हिंदी के, या फिर इंग्लिश से देंगे, कल इंग्लिश का एग्जाम है, या फिर जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनकी वो हो जाती है, क्योंकि वो
उस मीडियम में पढ़े हुए हैं, इसलिए तो संस्कृत का ये ना सोचे कि टफ इसलिए चला गया कि उसका कठिन स्तर आया था। टफ इसलिए चला गया कि एज ए लैंग्वेज आपको संस्कृत लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं तो आप ये सोचने लगो कि अतो सर आज कल तो बता रहे थे कि बहुत आसान एग्जाम आया था और आज बता रहे हैं बहुत कठिन एग्जाम आया था। एग्जाम हमेशा कठिन और आसान आपकी जो तैयारी होती है उस पर बेसिस होता है। और ऐसा भी हो जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया, चारों ऑप्शन गलत चले गए तो कठिनता वो एक अलग ही मैटर है, क्योंकि उसका असर हमारी पढ़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके परीक्षा का भाग है ही नहीं है। चारों ऑप्शन गलत है वो परीक्षा का भाग नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है वो परीक्षा का भाग नहीं है। मैं बात करूंगा जो आपके सिलेबस के अनुसार है और जैसे आपको तैयारी करनी है। तो कुछ मैं लिख कर लाया हूं, उससे मैं आपके सामने पढ़ता चलूंगा जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकें दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारी निदा सिद्दीकी जी हैं। निदा सिद्दीकी जी ने मुझे बहुत आज बताए क्वेश्चन, बाल विकास के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको कुछ भी याद हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे जितना याद है मैं बाल विकास के बारे में बताऊँ, और उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन बताया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साजिया खान जी से कल मेरा संपर्क हुआ था, कल बात हुई थी लेकिन आज नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी जो बताया वो उसी के आधार पर मैं बाल विकास की बात करूँगा। बाल विकास हमारा 30 नंबर का है, इसे हम जाने नहीं सकते, इसमें जितना बेस्ट हम स्कोर करें उतना हमें करना है। तो बाल विकास में आ क्या रहा है, बाल विकास में मैंने जितनी भी एनालिसिस किया है कल से लेकर आज तक, तो उसमें आपको सिचुएशन बेसिस जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई बच्चे हैं वो पढ़ाई में कमजोर हैं, तो किस वैज्ञानिक ने किस नीति के तहत उन्हें अच्छा बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए वो नीति अपनाई, इसमें ये पूछ लिया गया। या सीधा पूछ लिया जाता कि एक बच्चा है वो चौक चोरी कर रहा है तो आप उसमें कैसे सुधार लाएंगे, तो फिर ये आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम साथ में चल रहा है कि उन वैज्ञानिक ने इस पर क्या परिभाषा दी है। यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो उस वैज्ञानिक ने इस पर क्या कहा है, क्या नीति अपनाई गई है। तो यहाँ पर इंसान को थोड़ी, कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने क्या कहा है तो उसकी परिभाषा, उसने क्या कहा है उस पर आपको पूरा याद होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इतने सारे वैज्ञानिक हैं बाल विकास में, या हम शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों से ही इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो ये आप मान के चलें। और इतने सारे वैज्ञानिक हैं तो कहाँ तक याद करेंगे, और जो हमारे समय है वो भी कम है। तो जो आप सिलेबस देखोगे उसमें खासतौर से जो वैज्ञानिक दिए हैं उन्हें हमें पढ़ना है इन दिनों में, उसके अलावा कोई वैज्ञानिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैज्ञानिक की भरमार है। आपके बाल विकास हो या शिक्षा शास्त्र हो, तो हर एक वैज्ञानिक को पढ़ना, उसकी परिभाषा याद करना, अपना समय बर्बाद करना है। जो हमारे सिलेबस में वैज्ञानिक दिए गए हैं मैं उनके नाम बता रहा हूं, तो खासतौर से उनकी जो भी परिभाषाएं हो, जो भी उन्होंने दी हुई, उन्हें आपको पढ़ना है खासतौर से, क्योंकि उनके सवाल आ रहे हैं इनमें, और सिचुएशन बेसिस पर उनके नाम लिख दिए जाते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा है, तो वो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। ये वैज्ञानिक कौन है, ये हैं पियाजे, पवलव, कोहलर और थर्नडाइक, है ना। तो ये हैं इनकी रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, ये आपको याद करना है दोस्तों। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके सिलेबस में मिल जाएगा। बाल विकास का सिलेबस है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, उसमें शिक्षा शास्त्र और बाल विकास दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि इन वैज्ञानिक के बारे में इन्होंने क्या क्या खोज की है, इन्होंने बालक की गतिविधियों पर क्या क्या परिभाषाएं दी है, वो आपको याद होना चाहिए। और सिचुएशन दी जा रही है, मैंने आपसे कहा था कि वर्ग 1 का एक अलग लेवल होगा, वर्ग 2 का अलग होगा। यहाँ पर सरल तो है लेकिन सिचुएशन बेसिस है, और साथ में वैज्ञानिक का नाम जोड़ दिया गया है। तो उस वैज्ञानिक ने उस सिचुएशन पर क्या परिभाषा दी है, क्या उसने निदान बताया, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये 4 वैज्ञानिक हैं हमारे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं बात करूं आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाई बहन 30 में से 30 नंबर लेके आए फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। कारण क्या है कि एक तो उसमें अनसीन आ रहे हैं, 2 गद्य आ गए, 2 पद आ गए, तो इस हिसाब से। और जिन्होंने जैसे संस्कृत ली थी तो उन्होंने एक फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत ले ली और सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी ले ली। उर्दू मीडियम से जो थे बहुत कम लोगों ने इंग्लिश ली है, नहीं तो उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ले ली और सेकंड लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी ले ली। तो इंग्लिश का भी ऐसा ही है कि सरल ही आ रहे हैं, अनसीन आ रहे हैं, आपकी पोइट्री आ रही है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पोएम आती है या मैं कविता आती है पद्य में,
तो उसको समझना है आपको। खासतौर से क्या रहते हैं कि हिंदी में ऐसे शब्द यूज कर लिए जाते हैं जो कि आपकी कविता है या जो आपकी पोएम है इंग्लिश में, कि उन्हें समझ में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो डाले ही ऐसे शब्द जाते हैं। तो वहां पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। जैसे हिंदी की बात करें, पद्य की बात करें, तो आप यदि उसका भाव समझ गए, यदि उसने कोई कविता लिखी है तो कविता का भाव क्या है, यदि आप वो समझ गए तो उसके क्वेश्चन आप आराम से हल कर लोगे, है ना। जैसे कोई हमारे देश में अधिकतर अंग्रेज घूमने आते हैं, तो कई बार क्या रहते हैं कि उन्हें हिंदी का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता, तो वो पानी को कई बार कुछ और बोल देते हैं। मीन्स उन्हें पानी चाहिए तो वो बोलेंगे कि हमें पाना चाहिए, और वो ऐसे इशारा करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इनको पानी चाहिए। हम उस पर नहीं जाएंगे कि इन्होंने पानी बोला है कि नहीं बोला है, या कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं। तो ये है, चाहे हम इंग्लिश की बात करें तो चाहे हिंदी की बात करें, आपको वहां पर भाव समझना है। यदि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, शब्द वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर भाव समझे। ये आपके ग्रामर में भी काम आएगा। जैसे थोड़ी बहुत ग्रामर भी आई है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सरल ग्रामर आई है। जैसे आपकी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, खाली स्थान दे दिया, इसमें इज आएगा, इट आएगा, आर आएगा, और आएगा, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो कई बार हमको ग्रामर में वो समझ में नहीं आ रहा कि जो वाक्य लिखा है वो किस ग्रामर के अंतर्गत आता है इंग्लिश में, तो आप चारों ही उस खाली स्थान में डालकर देखें कि ऑल लगेगा तो कैसा, इट लगेगा तो कैसा, इज, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सही आंसर अपने आप आ जाएगा कि इसमें इज लगेगा, इट लगेगा। भले आपको ग्रामर का ज्ञान उतना ना हो, फिर भी आप सही आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो आपकी मेन है वो तो आप पढ़ ही रहे हो क्योंकि आपने डीपली पढ़ा है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है 60 नंबर का, क्योंकि उसमें भी बहुत से लोग कम नंबर ला पा रहे हैं। जैसे संस्कृत में मेरी एक से बात हुई थी, वो 60 नंबर में से 21 नंबर लेके आए हैं, मतलब बहुत कम है, 50% भी नहीं है। यानी कि 30 नंबर आपकी 50% होता तो वो 60 में से 21 नंबर लेकर आए। ऐसे बहुत से भाई बहन है जहां पर मेन सब्जेक्ट है उसे हमें अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिशन देने वाले हैं ना, वो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज सभी के लिए सरल सी आ रही है, तो उसमें सभी का स्कोर अच्छा होना है। यहाँ पर दिक्कत आ रही है आपकी बाल विकास में, क्योंकि बाल विकास एक तो बहुत फैला हुआ है। बाल विकास है आपका शिक्षा शास्त्र है, तो उसमें ऐसे सिचुएशन बना बनाकर आपके दिए जा रहे हैं, तो उसे पूरा कवर करना किसी की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मटेरियल हो जाता है। सिंह में आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि उसका स्तर है वो 12वीं क्लास तक का कर दिया गया है। तो ये है, तो आपने क्या करना है, अभी कुछ दिनों में आपको मेन सब्जेक्ट पकड़ना है अपना अच्छे से, उसे ज्यादा समय देना है, क्योंकि उसमें जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग बनेगी। सेकंड आपको क्या पकड़ना है, बाल विकास, और जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज उसे नॉर्मली पकड़ चलना है, क्योंकि जहां गद्य पद्य की बात है वो तो आप भैंकी में ही उसमें से आंसर निकाल कर दे सकोगे, और जहां आपका ग्रामर है वो बहुत नॉर्मली आ रही है, 10th क्लास तक की ग्रामर आ रही है। हम इंग्लिश की बात कर लें, आपकी संस्कृत जो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जो संस्कृत हो, उर्दू हो या आपकी हिंदी हो, तो इस पर ज्यादा हमें अभी टाइम नहीं देना है, उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि आप चारों की पढ़ाई छोड़ दो, सबको समय देना है, लेकिन सबसे ज्यादा समय किससे देना है, बाल विकास 30 नंबर का, क्योंकि उसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत आ रही है, तो इन दोनों को ज्यादा समय देना है। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है उसे इन दोनों से कम समय देना है, तो इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में मैंने जितनों से भी बात की है, तो 30 नंबर में से किसी के 25 नंबर आ रहे हैं, किसी की 24 नंबर आ रहे हैं, किसी के 30 में से 30 ही सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सरल आ रही, ये तो हम जान गए, लेकिन जहां पर मैं बात करता हूं बाल विकास की, तो वहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है वो हमेशा एक से ही लग रहे हैं कि इसमें से वैज्ञानिक ने किया गया है। जैसे किसी हैंडीकैप्ड बालक है तो उसकी जो पढ़ाई है वो अलग बच्चों से अलग करनी चाहिए कि सामान्य बच्चों के साथ करनी चाहिए। तो हमेशा ये कहा गया कि जो हैंडीकैप्ड हैं उन्हें आप सामान्य बच्चों के साथ यदि बैठा कर पढ़ाएंगे तो उनमें एक हीन भावना का विकास नहीं होगा। यदि उन्हें आप अलग रखते हो तो उनमें एक अंदर हीन भावना आ जाएगी और वो उस हिसाब से समाज में विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो सामान्य बच्चे हैं, आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही हैंडीकैप्ड को भी पढ़ाया जाता है, जैसे तो उनके अंदर वो हीन भावना का जन्म नहीं हो पाता है। तो ये किस
वैज्ञानिक ने कहा है, इसकी परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, इसमें क्या क्या काम हुए हैं, तो ये सब चीजें दोस्तों तो इस हिसाब से मैं सिचुएशन बनाकर आपसे पूछी जा रही हूँ। साथ में कई बार वैज्ञानिक का नाम जोड़ दिया जाता है, जहां वैज्ञानिक का नाम जोड़ दिया जाता है वहां ये 4 वैज्ञानिक हैं, अधिकतर इनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है हर एक सब्जेक्ट पे, क्या कहा है हर एक सब्जेक्ट पे, वो आपको, क्योंकि 4 हैं तो आपके पास जो भी बुक्स है ना उनमें एक चारों की परिभाषा की इन्होंने हर एक चीज पर क्या कहा है एक लिख लें और डेली उसे फेरते चलें जितना भी हमारे पास समय है, क्योंकि ये सिचुएशन बेसिस दे जा रहे हैं और साथ में वैज्ञानिक का नाम जोड़ा जा रहा है। 4 वैज्ञानिक हैं तो उनके आप नाम लिख लें। और इसके अलावा बाल विकास में जैसे बच्चों के अधिगम की क्या स्थिति है, ये सब चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगी डिटेल्स में। मेरे हिसाब से यहाँ पर थ्योरी के रूप में ज्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि वर्ग 1 की बात करें तो उसका एक लेवल अलग ही था क्योंकि बीएड वाली थी। इसमें क्या हुआ कि डीएड और बीएड दोनों शामिल है, तो शिक्षा शास्त्र हो या बाल विकास दोनों को मिक्स करके आपका पूछा जा रहा है। तो लेवल तो इसका अच्छा हाई नहीं है, यानी कि जो भी निकल रहा है वो कह रहा है कि एग्जाम जो है वर्ग 1 की अपेक्षा बहुत सरल है, वर्ग 1 की अपेक्षा जो भी अभी उर्दू में आए या संस्कृत में आए उनके। तो यहां पर हमें क्या करना है कि खास तौर से बाल विकास को पकड़ना है 30 नंबर का, और आपका मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है। मेन सब्जेक्ट में यदि आपने अच्छे नंबर कर लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप ध्यान रखें कि मेन सब्जेक्ट ही आपकी रैंकिंग ला सकता है, वो ही आपकी जॉब पक्की करा सकता है। तो मेन सब्जेक्ट को तो आप जितना फोकस कर सकें उतना फोकस करें। और जिन भाई बहनों के पास ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बुक्स नहीं है किससे करें, तो खास तौर से आप 10th से लेके इंटर तक की अपना जो सब्जेक्ट है उसको देखें, उसको क्लियर करें। और जहां तक हिंदी की बात करें तो हिंदी वालों की ग्रामर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी ग्रामर आनी है जो हिंदी है, और आपकी जो एक्स्ट्रा जो आपने भाषा ली है फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज उसमें भी आपको वो काम देगी। तो जो भी आपकी है उसमें आप लैंग्वेज में ग्रामर साधारण रूप से पढ़ लें, क्योंकि असाधारण ग्रामर नहीं आ रही। ग्रामर को पूरी तरीके से घुमाया नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है जो कि आप जो बहुत साधारण ग्रामर आ रही। तो ग्रामर की तरफ से तो आप निष्फिक्र हो जाए, जितना आपने अच्छे से ग्रामर की है उसी में से आ जाएगा। और गद्य और पद्य है या अनसीन है तो वो आपको वहीं की वहीं हल करने हैं, तो उसे भी आराम से हल करें हड़बड़ी में, क्योंकि यहाँ पर गद्य और पद्य होते हैं वहां पर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको पद्य हो गद्य हो उसे आराम से पढ़ें और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसे पकड़कर चलें दोस्तों, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये वीडियो लाने का क्या मकसद था कि जितना भी हमें समय बचा है उसमें हम ऐसी पढ़ाई करें कि अधिक से अधिक नंबर ला सकें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और आपने इतने दिनों से मेहनत की है, प्रयास किया है, फल उसका आपको जरूर मिलेगा। जो मेरा वीडियो देख रहा है 100% आप में काबिलियत है और आप इसमें अच्छी नंबर भी लाओगे, सीट भी हासिल करोगे। थोड़ा मैं टेक्निक बता दिया आपको कि इस हिसाब से एग्जाम आ रहे हैं, तो आप सजग हो जाएं कि कैसे आपको देना है। इस वीडियो को आपने इतना समय दिया और आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक्स बोलना मुझे लगता है बहुत छोटी सी बात है। आप गुरुजन हैं तो आपके जो प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, जो मेरी तारीफ आती है, वो मैं आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद ही समझूंगा कि इतने गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आपने डीएड बीएड किया है तो आप गुरुजन तो है। तो इतने गुरुजनों को मेरा प्रणाम है और आप भविष्य के निर्माता हो और मैं आपसे जुड़ पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मैं एक मानता हूं कि आप जितने अच्छे टैलेंटेड लोगों से मैं जुड़ पाया, चाहे यूट्यूब के माध्यम से ही सही, मैं आपसे जुड़ा तो सही। तो आपने से इतना समय दिया मेरे वीडियो को, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।